नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। हमारी खास पेशकश बजट और टैक्स है, क्योंकि बजट का ऐलान हो चुका है और कई सारे ऐलान हुए हैं टैक्स के मामले में, तो जहां पर लोग अभी भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या किया गया है, वो फाइन लाइन में क्या चीज़ें लिखी गई हैं, चाहे वो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हो, इक्विटी के लिए हो, रियल स्टेट के लिए हो, आपका अपना पर्सनल टैक्स हो यानी इनकम टैक्स हो, सब जगह कुछ ना कुछ बदलाव हुए हैं। और अगले आधे घंटे में हमारी कोशिश यही होगी कि उन सभी बदलावों के बारे में आपको इन डिटेल, इन डेप्थ बताएं, ताकि आप समझ पाएं कि एग्जैक्टली इस बजट में आपके लिए आया क्या है। तो चलिए अब बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। बजट से पहले हमने दो खास मेहमान बुलाए थे और उम्मीदें जताई थी कि क्या इस बजट में हो सकता है, जबकि बजट आ चुका है। वही दो खास मेहमान हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद है। स्वागत करते हैं आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड के डिप्टी CEO फिरोज अजीज साहब का, जो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सर वेलकम बैक। और साथ में जुड़ रहे हैं KCC ग्रुप के फाउंडर, टैक्स एक्सपर्ट, हमारे टैक्स गुरु शरद कोहली साहब फ्रॉम दिल्ली। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए क्विकली एक एक दो लाइन में, पहले तो मैं आप दोनों के कमेंट्स चाहूंगा कि बजट आपको लगा कैसा है। शरद साहब, ओवरऑल बजट 2-3 लाइन में, बहुत लंबा नहीं, फिर हम डिटेल में जाते हैं, कैसा लगा आपको? जी हाँ, ओवरऑल बजट बहुत अच्छा है, ग्रोथ ओरिएंटेड है। भारत की जो ग्रोथ स्टोरी चल रही है उसको आगे बढ़ाता है। कुछ खट्टा, कुछ बीच में मीठा भी होता है। और मैं समझता हूँ, एक इंग्लिश में कहावत है, विपिन आपने 2-3 लाइन में कहा है, ही हु ट्राइज टू प्लीज एवरीबडी प्लीजेज नोबडी। तो सबको तो खुश नहीं रखा जाता। थोड़ा सा शेयर मार्केट इस बात को लेकर नाराज है, जिसकी आगे हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल बढ़िया, गुड सम अप। सर तो मेरे हिसाब से तो आई थिंक सिंप्लिसिटी की जो थीम थी, कॉर्पोरेट टैक्स की सिंप्लिसिटी और पर्सनल टैक्स की जो नई टैक्स रेजिम थी, तो सिंप्लिसिटी की थीम को कंटिन्यू किया। तो कंसिस्टेंसी बहुत उम्दा थी मेरे हिसाब से, पॉइंट 1। पॉइंट 2, मेरे हिसाब से जो टैक्सेशन दूसरे एसेट क्लास को साथ में टिंकर किया, इंडेक्सेशन को निकाल दिया। तो ऑफ कोर्स जैसे शरद सर ने कहा, खट्टा मीठा दोनों, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट डिस्क्रिप्शन, बट कंसिस्टेंसी ऑफ सिंप्लिसिटी was the good theme। चलिए, तो दो चीजें आ गई, थोड़ा खट्टा मीठा और साथ में सिंप्लिसिटी। ये दो बातें हैं जो इस बजट को हाईलाइट करेंगी, राइट? चलिए शुरुआत करते हैं एक एक करके। सबसे पहले जो सबसे कॉमन बात, सबसे कॉमन आदमी को इंपैक्ट करती है, वो है उसका इनकम टैक्स। तो नई रिजीम में ढेर सारे बदलाव, पुरानी रिजीम को हाथ नहीं लगाया, ऐसा लगा कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन नई रिजीम में काफी परिवर्तन किए हैं। शरद साहब, अगर हम दर्शकों को बताना चाहें कि उनके लिए एग्जैक्टली क्या क्या बदल गया नई रिजीम में? जी हाँ, बिल्कुल विपिन, जैसा आपने कहा कि पुरानी रिजीम को हाथ नहीं लगाया गया। ये थोड़ी अपने और पराये वाली स्कीम, अब मैं इसको बोलता हूँ, एक अपनी स्कीम है, एक पराई स्कीम है, रिजीम है। जो पुरानी रिजीम है वो थोड़ी पराई हो चुकी है कि उसको बिल्कुल अब हाथ नहीं लगाया जा रहा है। अब जैसी है वैसी है, जब तक है हमें झेलना है बस इसको, जब तक चला रहे हैं। न्यू रिजीम में, जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे, न्यू रिजीम में चेंजेस किए गए हैं। स्लैब्स जो पहले 3 लाख, 6 लाख, 9 लाख, 12 लाख का था, 5%, 10%, 15%, 20%, तो वो जो थे उसको रियलाइन किया गया है। 3 लाख से 7 लाख कर दिया गया है, 7 लाख से 10 लाख, 10 से 12, 12 से 15। तो उससे करीब 17,500 रुपए का, मैं समझता हूँ, जो छोटे टैक्स पेयर्स हैं विपिन, उनको फायदा मिलने वाला है। और इसमें नोट करने वाली बात यह है कि कल एक इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स निकल के आई थी कि जिन लोगों का 10 लाख से कम की इनकम है, वो भले ही रिटर्न फाइल करते हैं या टैक्स देते हैं, उनकी गिनती 86% है टोटल टैक्स पेयर्स, मतलब टोटल रिटर्न फाइलर्स में से। तो मैं समझता हूं वित्त मंत्री महोदया ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने उनको टारगेट किया है कि हम, और प्रधानमंत्री जी ने भी बाद में बोला कि हम छोटे टैक्स पेयर्स को, या जिनको गरीब टैक्स पेयर्स, उन्होंने बोला गरीब और टैक्स पेयर एक साथ वर्ड समहाउ जाता नहीं है, पर छोटे टैक्स पेयर्स को टारगेट किया गया है और उनको रिलीफ दिया गया है। तो उनको 17-18 हज़ार, मैं समझता हूँ उनके लिए, किसी के लिए बहुत छोटी अमाउंट हो सकती है, और कोई व्यक्ति जिसकी साल की 10-12 लाख रुपए की इनकम है, उसके लिए ये अमाउंट बहुत बड़ी भी हो सकती है। तो जो कंजम्पशन थीम थी कि कंजम्पशन को बढ़ाना चाहिए, उस थीम को आगे रख के रिलीफ दिया गया है। और आपको याद होगा, हम पहले बात कर रहे थे कि महंगाई ने, जो खासकर जो गरीब आदमी है और लोअर मिडिल क्लास है, उसको, मिडिल क्लास को भी महंगाई ने परेशान किया हुआ है। और स्टैंडर्ड डिडक्शन को, आपको याद होगा, हम बात कर रहे थे कि इसको महंगाई से लिंक कर दिया जाना चाहिए। तो वही कुछ ऐसा होता हुआ दिखाई दिया। मुझे खुशी है कि मैंने जो प्रेडिक्शन की थी और एंटिसिपेट किया था, वो बातें होती हुई नजर आई। स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ा के 75,000 रुपए कर दिया गया है।
न्यू रेजीम में खाली। अब आपको अपनी पराई मैंने क्यों कहा आपको समझ आ रहा होगा। तो ये दो चेंजेस मैं समझता हूं जो लोग न्यू रेजीम में उनके लिए बड़े चेंजेस हैं। और जिस चीज की उम्मीद थी कि धीरे धीरे करके सरकार न्यू रेजीम को बना रही है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट विपिन जो कि बहुत सारे लोग मिस कर गए, क्योंकि वित्त मंत्री महोदया ने अपनी स्पीच में बहुत जल्दी से बोल दी थी, वो ये थी, और ध्यान देने वाली चीज है, मैं समझता हूं आपके चैनल के माध्यम से इसको मैग्नीफाई करा जाना चाहिए कि 6 महीने के लिए, इस 6 महीने के अंदर एक रिव्यू करा जा रहा है इस इनकम टैक्स लॉ को। आपको याद होगा डीटीसी डायरेक्ट टैक्स कोड कुछ साल पहले आया था, फिर उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था जब सरकार बदली थी। तो ऐसा ही रिव्यू एक किया जा रहा है कि पूरे के पूरे टैक्स सिस्टम का ओवरहॉल हम शायद अगले 6 महीने में कम से कम रिकमेंडेटरी रूप में होते हुए देखेंगे। उस समय शायद इस ओल्ड रेजीम को हटा लिया जाए। तो मुझे लग रहा है लोगों को तैयार रहना चाहिए, जो लोग अपने हाउसिंग लोन लिए बैठे हैं लंबे लंबे, जो लोग इंश्योरेंस पॉलिसीज जिन्होंने लिया हुआ है, उन लोगों को तैयार रहना चाहिए कि शायद आने वाले समय में उनको ये सब सैक्रिफाइस करना पड़े, या हो सकता है कि उस रिव्यू कमेटी के ऐसे रिकमेंडेशन आए कि आप सेविंग्स को करें। तो इन्होंने जब तक वो रिव्यू नहीं होता है तब तक के लिए पोजीशन को एक तरह से स्टेटस को रखा गया है विपिन। राइट, चलिए, तो ये एक अपडेट की भाई आपका पूरे टैक्स सिस्टम का एक रिव्यू हो रहा है। अब उसमें क्या निकल कर आता है, क्या ओल्ड टैक्स रिजीम पूरी तरह से खत्म कर दी जाएगी, कुछ बदलाव वहां कर दिए जाएंगे, नई को इतना आकर्षक बना दिया जाएगा कि लोग ओल्ड से ऑटोमेटिकली नए में आए, लेकिन वो जब आएगा तब आएगा। बहरहाल यहाँ पर बड़े बदलाव नई टैक्स रिजीम के अंदर भी अब एक पुराना ही हो गई है, और जो बदलाव हुए हैं उसके साथ हम उसे नया लिख रहे हैं। और स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़ाकर 75,000, और जो कहीं वो स्वीट स्पॉट है बीच में, जो शरद जी ने बताया, जो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, उन सबको मिला के कि जो थोड़ा निचले पायदान पर हैं उनको ज्यादा राहत या कुशन देने की कोशिश यहां पर की गई है। राइट, अजीज साहब, दूसरा जो बड़ा परिवर्तन हुआ जिसकी हम कल भी आपसे बातचीत कर रहे थे, वो है बाजार जिससे थोड़ा नाखुश भी हो गया। तो यहां पर LTCG, STCG, इनके सबके स्लैब बदले गए हैं। इनफैक्ट फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे भी जो हम एक चिंता कर रहे थे, वहां पर भी टैक्स को थोड़ा बढ़ाया गया है। और अनलिस्टेड म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, इन पर भी अब टैक्स लगेगा। ये सारे परिवर्तन यहां हुए हैं। इसको भी आप थोड़ा सिंप्लीफाई करके हमें बताएं क्या हुआ है एग्जैक्टली और उसका इंपैक्ट क्या आएगा। अब इसमें बहुत सिंप्लिसिटी आई है। अब अनलिस्टेड और लिस्टेड या कोई भी फिनेंशियल और नॉन फिनेंशियल एसेट एक्सेप्ट डेट, अगर डेट बॉन्ड्स हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, या फिर MLDs हो सकते हैं, उनको छोड़ के बाकी सब एसेट्स की लॉन्ग टर्म पे 12.5% की टैक्स लगा दी गई। इंडेक्सेशन जो सेक्शन 48 होता था, वो इंडेक्सेशन को प्रैक्टिकली अबॉलिश कर दिया। राइट, एक कॉन्टेक्स्ट में अभी भी इंडेक्सेशन जिंदा है, वो मैं आपको बताता हूं। बट पॉइंट ये है कि पूरे एसेट्स को 12.5 की लॉन्ग टर्म पे लाना, दैट्स, और लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन जो है वो सिर्फ उसमें थोड़ा सा अंतर है। लिस्टेड है तो 1 साल में लॉन्ग टर्म हो जाएगा, अगर लिस्टेड नहीं है तो 2 इयर्स में लॉन्ग टर्म हो जाएगा। रियल एस्टेट 2 इयर्स में होगा, गोल्ड 2 इयर्स में होगा, अनलिस्टेड इक्विटी 2 इयर्स में होगी। अच्छा, रियल एस्टेट में पहले 3 साल था, रियल एस्टेट पहले 2 साल ही था। 2 साल ही था। वो डेट फंड्स जो म्यूचुअल फंड्स के थे, जिसमें हाइब्रिड थे, 35% से ज्यादा की इक्विटी होती थी, और वो सेक्शन 50A में नहीं आते थे, उनकी 3 साल की भी स्लैब थी। तो 3 साल की स्लैब भी एग्जिस्ट करती थी, 2 साल की भी करती थी, और 1 साल की भी करती थी। अब 3 साल की तो खत्म हो गई, और 2 साल और 1 साल, 2 साल में सब लोग आ गए, और 1 साल में लिस्टेड इक्विटी आ गया। फिर आपने जो कहा कि STT बढ़ाई गई F&O पे, और F&O पे तो बढ़ाई गई। आई थिंक गवर्नमेंट ने रिटेल इन्वेस्टर के शोल्डर पे शूट करके अपनी STT की रेवेन्यू 50-60% से बढ़ा ली। अब क्या हो गया कि सबसे बड़ी एनोमली ये है, और दुख की बात है, कि अनलिस्टेड इक्विटी में STT पेमेंट नहीं होती, बट फिर भी उसके लॉन्ग टर्म 12.5। लिस्टेड इक्विटी में STT पे करने के बाद भी 12.5। तो लिस्टेड इक्विटी की टैक्सेशन कल से वर्स ऑफ हो गई अनलिस्टेड से, विच आई थिंक इज अ बिग एनोमली। आई थिंक वो कभी कनेक्ट होगी, बिकॉज अनलिस्टेड की टैक्सेशन लिस्टेड से कम होना, STT को जोड़ के लिस्टेड में, आई थिंक दैट्स वन थिंग विच विल रिक्वायर अ रीलुक। लेकिन अब जो अगर हम बात करें इक्विटी, तो 10% से बढ़ के 12.5% जो लेकर आए, क्योंकि यहाँ इंक्रीज हुआ, और उधर रियल स्टेट में जो 20% थी वहाँ 7.5% का कट, वो 12.5%, और STCG यहाँ 15 से बढ़ाकर 20%। करेक्ट, और उसमें जो 20% के साथ इंडेक्सेशन मिलती थी, वो इंडेक्सेशन खत्म हो गई। तो इफेक्टिव टैक्स रेट ऑप्टिकली 20 से 12.5 किया, बट आई थिंक अगर किसी की रिटर्न रियल एस्टेट में 10% से ज्यादा थी,
तो आपकी टैक्स बढ़ी है ना कि घटी है। क्योंकि अगर 10% और अगर आप इन्फ्लेशन को 5% भी माने तो आपकी टैक्स बढ़ी है, देखने को 20 से 12.5 हुई है बट बढ़ी है। बट एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पहले क्या हुआ था कि इंडेक्सेशन ईयर था 1981 का, फिर उसके इंडेक्सेशन ईयर को चेंज करके 2001 कर दिया गया। जब वो 2001 कर दिया गया था तो एक जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी किसी ने खरीदी हो, समझो कि 1970 में, तो उनके पास एक प्रावधान था कि वो अपनी प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू 1 अप्रैल 2001 तक की कराएं और उसको अपना परचेज प्राइस मान लें। तो अगर वो परचेज प्राइस आज भी मानते हैं और उसमें इंडेक्सेशन नहीं करते तो 12.5% की टैक्स सिर्फ इस सेंचुरी की गेन पे लगेगी। तो उस पर क्लैरिफिकेशन ले रहे हैं, बट प्राइमा फेसी वो फेयर मार्केट वैल्यूएशन की प्रैक्टिस कंटिन्यू होनी चाहिए। अगर वो होगी तो टैक्सेशन ऑफ 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन सिर्फ ये 24 सालों की लगनी चाहिए। तो शायद आप जो कह रहे हैं वो हुआ भी है, क्योंकि इस पे सवाल पूछे गए और जो रेवेन्यू सेक्रेटरी है उन्होंने कहा कि 2001 से पहले के लिए इंडेक्सेशन जारी रहेगा और इंडेक्सेशन को आप 2001 तक ही कैलकुलेट कर पाएंगे, जो आप अभी शायद कहना चाह रहे हैं। राइट, वो सफाई आई है। लेकिन शरद साहब ने इस पे काफी बड़े कैलकुलेशंस किए और इनफैक्ट वो कैलकुलेशन स्क्रीन पर इस समय है भी। शरद साहब, इस पे आपका भी कहना है। देखिए, वैसे फिरोज जी ने समझाया, थोड़ी सी सफाई भी इस पर आई, लेकिन आप हमें बताइए कि आपके कैलकुलेशंस क्या कहते हैं, क्योंकि थोड़ा सा क्राई आउट भी है कि जिनके पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज हैं उनके लिए शायद ये अच्छा नहीं हुआ है। और बहुत सारे डेवलपर्स, जो अभी हमने रियल एस्टेट का भी शो किया, उनका कहना है कि जो नए बायर्स आएंगे उनके लिए तो एक बढ़िया हो गया, एक तो सिंप्लीफाइड हो गया और शायद ज्यादा अट्रैक्टिव हो गया। लेकिन आपका हिसाब क्या कहता है? देखिए, जैसे ही अनाउंसमेंट आई थी विपिन, तो आपको याद होगा मैं भी उस टाइम मार्केट में बैठा हुआ था और मार्केट सामने थी। तो मार्केट जो रियल एस्टेट सेक्टर के शेयर्स थे उन्होंने एकदम रिएक्ट किया और रिएक्ट करके वो शेयर्स गिरने लग गए कि भाई ये तो रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बुरी खबर आ गई, इंडेक्सेशन हटा दिया। आपको पता होगा कि 1/4/2001 जीरो ईयर माना जाता था, जैसे कि अभी फिरोज बता रहे थे, और आज वो इंडेक्स 363 पे थी। यानी कि आपने अगर 1 लाख की प्रॉपर्टी ली है तो उसकी कॉस्ट आपकी 3,63,000 बन जाती थी, भले ही आपने कितने में बेची हो। तो जब बैक ऑफ द एनवलप कैलकुलेशन करी और हमने जो कैलकुलेशन जो स्क्रीन पर आप चला रहे हैं इसको हम गौर से देखें, तो अगर आपकी बहुत पुरानी प्रॉपर्टी है जिसकी की वैल्यू बहुत कम है और आज उसकी वैल्यू बहुत बढ़ चुकी है, इनफैक्ट मैंने उसमें देखा कि उसमें फायदा हो गया। नुकसान कहाँ हुआ? नुकसान वहां हुआ जहां पर आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ज्यादा थी और आपने वो प्रॉपर्टी बहुत बाद में खरीदी, तब नुकसान होता है। जो लोग पुराने हैं, और यही फाइनेंस सेक्रेटरी ने बयान दिया है, इनफैक्ट मुझे फक्र होता है कि हमने इस बात को पहले डिस्कवर किया। फाइनेंस सेक्रेटरी साहब का तो बाद में बयान आया, उन्होंने नेचुरली बैक ऑफ द एंड सारी कैलकुलेशन करके प्रोविजन निकाले होंगे, पर इस चीज को हमने सबसे पहले जाहिर किया कि अगर पुरानी प्रॉपर्टी लो प्राइस पे ली हुई है तो आपको इफेक्टिवली इससे फायदा होगा अगर इंडेक्सेशन छोड़ दें और 20% से आप 12.5% पे ले लें। तो मुझे लग रहा है इसीलिए मैंने इसको कुछ खट्टा मीठा बोला कि कुछ लोगों के लिए फायदा हो रहा है, कुछ लोगों को नुकसान भी हो सकता है। जिन्होंने प्रॉपर्टी 2018 में खरीदी होगी, 2019 में खरीदी होगी, आज वो बेचने जा रहे हैं, तो उनके लिए इंडेक्सेशन वैसे भी इतने काम की नहीं रहती है, क्योंकि आप इंडेक्सेशन नॉर्मली 5-6% हर साल उसमें इजाफा होता है, तो इतना ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ता है। पर टैक्स रेट में उनके लिए काफी फर्क पड़ जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि इसको हमें एक मिक्स्ड बैग की तरह देखना चाहिए और केस टू केस बेसिस पे देखना चाहिए। इसको हमें एक जनरल ओपिनियन बना के कि भाई इंडेक्सेशन हटा ली है तो नुकसान हो जाएगा सारा, इस तरीके से इसको नहीं देखना चाहिए। दिस इज माय ओपिनियन। राइट, तो वो कैलकुलेशन है, एक बार मैं यहाँ पर दर्शकों को दिखाना भी चाहता हूँ। इसको पहले पेज से लेकर आइए, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, इसलिए समझ। देखिए, जो शरद जी बताने की कोशिश कर रहे थे, ये इनफैक्ट उन्होंने ही पूरा बना के दिया। 2001 में आपने कोई प्रॉपर्टी अगर खरीदी हो, 2024 में आप उसे बेच रहे हैं, खरीदी थी आपने 10 लाख रुपए में, आज उसकी कीमत हो गई अगर 1 करोड़ रुपए, तो आप आज की तारीख में इंडेक्सेशन होता तो आपको कितना टैक्स लगता और नहीं होता। तो देखिए, ये पहला ग्राफिक, यहां पर आपके लिए जो कीमत है वो इंडेक्सेशन के बाद हो जाती है करीब 36 लाख रुपए के आसपास, जो आप अगर 1 करोड़ रुपए जिसमें आप उसे बेचना चाहते हैं उससे घटाएंगे तो ये 63 लाख रुपए आपके बचते हैं, जिसके ऊपर आपको लगेगा टैक्स। कितना लगता है? इंडेक्सेशन वाले समय में 20% टैक्स आप देते करीब 12,74,000 रुपए का। लेकिन अगर उसे अभी के सिनारियो में कैलकुलेट करेंगे, इंडेक्सेशन निकाल देंगे, 90 लाख रुपए की प्रॉपर्टी रह जाएगी, उस पर 12.5% का सीधा सीधा टैक्स। लेकिन वो टैक्स कितना बनता? करीब 11.25 लाख। तो यहां आपको पुराने वाले सिस्टम में फायदा हो रहा था। अब देखिए, वही प्रॉपर्टी आपने
2018 में खरीदी और 2024 में बेच रहे हैं, छोटा पीरियड है। 70 लाख में आपने खरीदी, डेफिनेटली वो प्रॉपर्टी महंगी हो जाएगी 2018 में, 1 करोड़ में आप बेच रहे हैं। इसके आगे जब आप चलते हैं और इसको कैलकुलेट करते हैं, आज अगर इंडेक्सेशन का मामला निकल गया तो सीधे सीधे आप इसको आपकी प्रॉपर्टी 30 लाख रुपए की है, मतलब जो डिफरेंस आएगा 70 लाख घटाने के बाद 30 लाख, उस पर 12.5% का टैक्स, और वो आता है करीब 3,75,000 रुपए। लेकिन वही टैक्स आपको बनता इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेते हुए करीब 1,85,000 रुपए। तो यहां पर जिसको छोटे पीरियड में जिसने प्रॉपर्टी रखी उसके लिए थोड़ा सा इंडेक्सेशन हटने से बेनिफिट कम हो गया, और जिसके लिए एक लॉन्गर पीरियड में प्रॉपर्टी थी वहां पे थोड़ा सा फायदा। तो ये वो जैसा कह रहे थे सर, आई थिंक केस टू केस बेसिस वाली बात होगी फिरोज साहब। ये कैलकुलेशन एक आइडियल एक जनरल कैलकुलेशन है, लेकिन सबके लिए अलग अलग निकलेगा। बिल्कुल अलग अलग निकलेगा। अगर आप मुंबई को देखें तो एक बहुत बड़ा फायदा निकल गया है। जैसे शरद सर ने भी कहा है कि शॉर्ट पीरियड में अगर 2015 में किसी ने प्रॉपर्टी खरीदी मुंबई में, तो काफी सारे प्रॉपर्टीज बेचने पे भले ही उनका नुकसान नहीं हो रहा है, बट इंडेक्स लॉस आता था, वो लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकता था बंदा। अब लोअर परेल, मतलब परेल में एक प्रॉपर्टी है 3 करोड़ में, एक बंदे ने खरीदी थी 3.5 करोड़ में, 10 साल बाद बेच रहे हैं। उनकी अगर इंडेक्स वैल्यू निकालो तो उनको 2 करोड़ का टैक्स लॉस मिल रहा था, जो अपने दूसरे चीजों के लिए 8 साल तक सेट ऑफ कर सकते थे। अब वो नोशनल टैक्स लॉस जिससे वो 40-50 लाख रुपए बचा रहे थे, वो सडनली गायब हो गया। वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने ही वाली थी, अब टैक्स बदल गई। सो ऑफ कोर्स जो छोटी अवधि में जहां पे थोड़ा सा प्रॉफिट है, वहां शॉर्ट टर्म लॉस, लॉन्ग टर्म लॉसेस निकलती थी जो 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकती थी अगर आपकी प्रॉपर्टी। लेकिन अब वो फायदा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। राइट। तो ठीक है, ये थोड़ा सा है मामला। लेकिन क्या शरद साहब, इससे जो मैंने कहा, जैसा कि सफाई आ गई और आपने भी कहा कि 2001 तक तो आप वो इंडेक्सेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, तो क्या ऐसे लोग जिनके पास पूर्वजों की, बाप दादा की ऐसी जो प्रॉपर्टी है जो इनहेरिटेंस में मिली है, क्या उनको किसी तरह का लॉस तो नहीं हो जाएगा इससे? नहीं, देखिए, अगर आपने मान लीजिए 1970 में प्रॉपर्टी ली है, पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, और उसको 2001 पे आप इंडेक्सेशन करके ले रहे हैं, अब 2001 तक की हमें ये देखना पड़ेगा कि जो इंडेक्स है विपिन, हालांकि वो डिक्लेयर होगी क्योंकि उससे पहले की इंडेक्स अवेलेबल नहीं है। अभी तक क्या था कि 1/4/2001 को 0 ईयर माना जाता था, वहां से सारे इंडेक्स शुरू होते आते आज 363 पर, 363 पर ये इंडेक्स थी। तो वो इंडेक्स जब सामने आएगी विपिन, तब ये पता लगेगा। अभी तो क्योंकि जब पुराना सिस्टम था 2001 से पहले, हम तो बहुत पहले से इसको देखते हैं, तो उससे पहले एक इंडेक्स हुआ करती थी, पर उस इंडेक्स को हटा लिया गया था। अब ये इंडेक्स फिर से लाई जाएगी, तो उस इंडेक्स में क्या वैल्यूज आती हैं, ये उस पर निर्भर करेगा कि उसमें फायदा होगा या नुकसान होगा। मुझे लगता है हमें उन नंबर्स आने का वेट करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि रेवेन्यू सेक्रेटरी ने बोला है कि पहले की प्रॉपर्टीज पे अभी भी इंडेक्सेशन जारी रहेगा, पर उस इंडेक्स की वैल्यूज पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री को या सीबीडीटी को पहले अनाउंस करनी पड़ेंगी, तब हम इस बात पे कंक्लूड कर पाएंगे कि आपको ओवरऑल फायदा होगा या नुकसान होगा। चलिए ठीक है, तो ये क्लैरिटी थोड़ी आगे आएगी, लेकिन फिलहाल जो हुआ है आई थिंक हमने सिंप्लीफाई करके आपको बता दिया, क्योंकि काफी लोगों के मन में इस पर सवाल हैं। फिरोज साहब, जो कल हम चर्चा कर रहे थे कि बड़े कंसर्न है एफएनओ को लेके, अब इन्होंने थोड़ा सा टैक्सेशन के मामले में उस पर थोड़ा चला दिया है, क्या उससे वो कंसर्न सॉल्व होते हुए नजर आते हैं? मतलब क्या लोगों की इससे दूरी बन जाएगी, वो जो टैक्सेशन आ गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगी मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आप एक्चुअली एसटीटी की चेंज कैलकुलेट करें पर निफ्टी, एक फ्यूचर खरीद के बेचने में 1.3 रुपीस का फर्क पड़ा है। अगर 50 का एक लॉट है और रिटेल 50 की लॉट फ्यूचर्स की खरीद के बेच रहा है, तो कल तक वो एसटीटी 3 रुपए की पे करता था एक निफ्टी पे, जो 24,000 की निफ्टी है, राइट, और अब वो 4.3 रुपीस पे करेंगे, तो उनको फर्क पड़ेगा टोटल 52 रुपीस का। एक लॉट पे खरीद के और बेचने में एसटीटी 52 रुपीस उनका नुकसान हो जाएगा, एक्स्ट्रा एसटीटी पे करनी पड़ेगी। तो क्या उसके कारण से एक लॉट ट्रेड करना बंद कर देगा? मेरे हिसाब से तो नहीं। एंड 1 रुपी की निफ्टी, तो आप हर टिक में निफ्टी 3 रुपए मूव करती है। तो इफ द एसटीटी के रिटेल के आधार पे एसटीटी की 40, 50, 60% की रेज की है। अगर ऑप्शंस में देखें तो उसको ऑलमोस्ट अबाउट 65% बढ़ाया गया है, और फ्यूचर्स में अबाउट 40-50% बढ़ाया गया है। तो एसटीटी की रेवेन्यूज विच आर ऑलरेडी वेरी हाई, क्योंकि हमारी टर्नओवर्स ग्लोबली आप देखें तो डेरिवेटिव टर्नओवर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो आई थिंक इसमें एक रेवेन्यू बहुत अच्छी आएगी, बट आई डोंट थिंक रिटेल पार्टिसिपेशन कम होगी। अच्छा शरद साहब, इस पे आपकी कोई राय?
देखिए, इसमें समझने वाली बात यह है विपिन के जो F&O ट्रेड है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में आता है। अगर हम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैं फिरोज के साथ सहमत हूं इस बात पे कि मुझे नहीं लगता इससे F&O ट्रेडर जो है वो बड़े मुनाफे ढूंढते हैं। बहुत कम ट्रेडर्स हैं, हालांकि ऐसे मैं जानता हूं ट्रेडर्स को जो 5-5, 10-10 रुपए का 100-100, 200 रुपए के मार्जिन पे काम करते हैं, पर ज्यादातर जो F&O का ट्रेडर है वो बड़ी छलांग लगाने की सोचता है, इसीलिए वो F&O में आता है। इसीलिए तो F&O का क्रिटिसिज्म हो रहा है कि भाई इसमें लोग सट्टेबाजी करते हैं और लोगों को घाटा हो जाता है। तो मैं समझता हूं वो ट्रेडर एक बड़ा पर्सपेक्टिव लेके आता है, बड़े प्रॉफिट के लिए आता है। मुझे नहीं लगता एक 1.5 रुपए के चेंज से या 50-60% के चेंज से एसटीटी में वो रुकने वाला है, क्योंकि ये इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन है, ये इन्वेस्टर नहीं है, ये इसको एज अ बिजनेस काम कर रहा है। तो आपके बिजनेस में अगर थोड़ी बहुत कॉस्ट बढ़ जाती है तो वो बिजनेस विपिन अनवायबल नहीं हो जाता है। हालांकि मैं साथ में जोड़ना चाहूंगा कि सेबी बार बार कहता है कि 85 से 90% लोग इसमें पैसा गंवाते हैं, पर ये कारण नहीं बनेगा उनको दूर ले जाने का। बाकी जो चेतावनियां आ रही हैं वो चेतावनी किसी के दिमाग में रजिस्टर हो जाए तो अलग बात है, पर दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ रीजन जो लोग पीछे हटेंगे F&O से। मेरा भी ऐसा मानना है, क्योंकि बिजनेस एंड प्रोफेशन में ये इनकम जाती है। सब एक बात जो आपसे भी करनी रह गई वो शरद जी से तो हुई कि ये जो टैक्स स्लैब में जो परिवर्तन किया, और अब लग रहा है कि ओल्ड टैक्स रेजिम शायद थोड़े वक्त की ही मेहमान है या आगे जो भी हो, खैर कह नहीं सकते, लेकिन नए वाले में जो परिवर्तन किए हैं, अच्छी बात है कि आपने राहत वगैरह दी है। लेकिन जो ओल्ड से हमें एक रहता था कि लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते थे या टैक्स सेविंग करते थे, इंश्योरेंस लेते थे, लोन भी लेने के लिए इनकरेज होते थे, खासतौर पे होम लोन वगैरह, वो प्रैक्टिस कोई खराब प्रैक्टिस तो नहीं थी, लेकिन क्या चाहती है सरकार इसके जरिए? देखिए, मेरे हिसाब से तो वो प्रैक्टिस खराब प्रैक्टिस थी। अच्छा, क्योंकि अगर आप इंडिया की हाउस होल्ड सेविंग्स देखें तो 426 लाख करोड़ है फाइनेंशियल सेविंग्स। उसकी अगर आप रिटर्न देखेंगे और लास्ट 10 साल की अंदाजन रिटर्न निकालेंगे तो जितनी इन्फ्लेशन है ना उतनी रिटर्न है, 6.7%। उसमें इंश्योरेंस में 66 लाख करोड़ लगे हुए हैं। इंश्योरेंस की हमने 30,000 पॉलिसी की IRR कंप्यूट की, 4% 5% के बीच में आई। तो आपने फिस्कल डेफिसिट देश का फंड करने के लिए लोगों को डेट इन्वेस्टमेंट्स में पुश किया, इंडियंस को। तो मेरे हिसाब से उनको अगर कैपिटल हाथ में दिया जाए तो उनकी जो रिटर्न्स की जो पोटेंशियल है, स्पेशली यंगर जनरेशन की, जिन्होंने डीमैट अकाउंट, कल जैसे हम बात कर रहे थे 10-15 करोड़ डीमैट अकाउंट खुल गए, तो उनकी जो झुकाव है डेट की तरफ नहीं है, इक्विटी की तरफ है। सेक्शन 80C में एक ही इक्विटी इंस्ट्रूमेंट था, वो था ELSS, और बाकी सब जैसे कल शरद सर लाइटर नोट पे कह रहे थे एक कमरे में भी, छोटे से कमरे में 20-25 इंस्ट्रूमेंट डाल दिए आपने, तो उसमें डेट इंस्ट्रूमेंट ज्यादा थे। तो गिविंग द फ्रीडम फॉर अ चॉइस टू ए यंग इन्वेस्टर विल रिजल्ट इन बेटर रिटर्न। लेकिन इसमें एक चीज है, वहां पर इंसेंटिवाइज होता था, आप जो भी सेव करते थे वो अलग बात है कि रिटर्न कितना आ रहा था, लेकिन यहाँ तो ये ओपन है, और वो इक्विटी में डालेगा या कहीं और खर्च कर देगा, ये कैसे हम अंदाजा लगाएंगे? इंसेंटिव तो मिल रहा है सर। देखो, 15 लाख की पगार इंडिया में पर कैपिटा इनकम से 7 गुना ज्यादा हो गई। उस पे आपको टैक्स लगता है 9.2% का। अब 15 लाख रुपए अगर आप कैलकुलेट करके टैक्स देखें स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद, 9.2% की टैक्स मिल रही है और आपको फिर बाकी हाथ में पैसा मिल रहा है। अब उसकी प्रूडेंस इतनी होगी कि वो पूरे उड़ा देगा वेस्टर्न वर्ल्ड की तरह, वो अलग चीज है। बट आई थिंक यू आर गेटिंग एन इंसेंटिव इन द न्यू टैक्स रेजिम, पेपर कागज फाइल करे बगैर, इन्वेस्टमेंट करे बगैर। अब आदमी अपनी डिसिप्लिन, तो आप देख ही रहे हैं इंडिया में जो 21,000 करोड़ की SIP आ रही है, मार्केट ने 2.5 साल में इतने उतार चढ़ाव दिखाए। यूक्रेन की वॉर हो गई, US की इन्फ्लेशन बढ़ी, उसमें मार्केट 18,000 और 15,000 के 4 चक्कर काट चुकी है अक्टूबर 21 और अक्टूबर 23 के बीच में। बट SIP आंकड़ा 11,000 से 19,000 करोड़ हुआ था ये 2 साल में। तो इंसान डिसिप्लिन के आधार पे कैपिटल मार्केट पे आ रहा है, लालसा के आधार पे नहीं आ रहा है। लास्ट 6-8 महीने मार्केट ने इतना अच्छा किया कि हमें लगता है कि सिर्फ लालच से पैसा आ रहा है। तो आप ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अक्टूबर 21 और अक्टूबर 23 में तो निफ्टी कहीं नहीं गई, 18,500 और 11,000 बिकेम 19,000 करोड़। सो इस बार एजुकेशन से, आपके चैनल के माध्यम से बहुत सारे मीडिया ने एजुकेट किया, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम से लोग आ रहे हैं। तो आई पर्सनली थिंक लोग के हाथ में पैसा देना इतनी बुरी बात नहीं है कि वो उड़ा देंगे, खर्च कर देंगे। राइट, नहीं, ये आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, लेकिन एक पर्सपेक्टिव क्विकली सर, क्योंकि समय तो मेरा समाप्त हो गया। कोहली साहब, आपका भी 1-1.5 मिनट के अंदर, कि क्या हम उम्मीद करें कि जो एक्स्ट्रा मनी आ रही थी कि आप उसमें से थोड़ा बहुत खर्चिए, क्योंकि उसके लिए भी आपको मिल ही रहा है। रियल एस्टेट चाहता है वो पैसा उनके यहाँ आ जाए, म्यूचुअल फंड चाहता है कि वो इधर इन्वेस्ट करें, इक्विटी मार्केट में जाए, व्हाटएवर, या फिर उनको कुछ और करना है, लेकिन वो हम इंश्योर कैसे करेंगे?
देखिए, फिरोज ने अच्छी बात करी। थोड़ा सा मैं यहाँ से डिफर करूंगा, क्योंकि लाखों के हिसाब से रिटायर्ड लोग हैं जिनका वो जो सेविंग की थी जवानी में, वो आज उनकी बुढ़ापे की लाठी बनी हुई है। एनएससी में किया था, पीपीएफ में किया था आज। और दूसरा इसका पर्सपेक्टिव ये है, जब आप इन्वेस्ट करके बचाते थे एटीसी में, तो 30% तो आपका टैक्स बचता था जिस स्लैब में होते थे, और 6-60% उसका रिटर्न आता था। हम तो इसको 36-37% कहते थे पहले ईयर में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता था कि सेविंग एक अच्छी आदत है। हमें फिरोज से माफी मांगते हुए मैं ये कहना चाहूंगा, हमें हर चीज को इक्विटी के लेंस से नहीं देखना चाहिए। कल को अगर मार्केट करेक्शन में चली गई तो वही इक्विटी के इन्वेस्टर्स फिर ऐसी सिक्योरिटीज को ढूंढने लग जाते हैं। तो मैं इक्विटीज को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल भी। मैं भी उतना ही एक्टिव रहता हूं इक्विटी मार्केट में, पर हमें हर चीज को इक्विटी के लेंस से नहीं देखना चाहिए। ये एक तरह से सोशल सिक्योरिटी बाय सेल्फ सेविंग प्रोवाइड करा, इसने सालों तक प्रोवाइड किया। और आज जो लोग रिटायर्ड हैं विपिन, वो लोग इसके सहारे अपना बुढ़ापा काट रहे हैं। आपको हैरानी होगी जान के, और इनकी संख्या लाखों में है। मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो इसलिए वो इतना बुरा नहीं था। ये भी अच्छा है, पर वो बुरा बिल्कुल भी नहीं था। चलिए, यही है खासियत कि हम बैठ के चर्चा कर रहे हैं और यहाँ पर हर चीज के कई पहलू हैं। एक पहलू फिरोज साहब ने दिया और एक पहलू शरद जी ने दिया। अब ये आपका अपना विवेक है, ये आपकी अपनी समझ है कि आप किस चीज को कैसे यूटिलाइज करते हैं, कैसे समझते हैं। मौके आपके लिए जरूर खुल गए हैं कि आपके पास ऑप्शंस अब ज्यादा हो गए हैं। तो ओवरऑल सिंप्लीफाइड, जैसा आप दोनों ने कहा, ये बजट को कहेंगे सिंप्लीफिकेशन की तरफ चला, थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा, और ये जिंदगी की कहानी भी। बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का, एंड आई होप कि टैक्स के बारे में जितनी भी बातें थी हमने अच्छी तरह से यहाँ एक्सप्लेन कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।